साराहेवो शहर की सड़कें उस दिन खाली खाली थीं। एक छत खुली काले रंग की कार इन्हीं सड़कों पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसमें सवार थे पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया हंगेरी के प्रिंस, जिन्हें सिटी हॉल में भाषण देना था। उन्होंने दिया, खूब तालियां बटोरी। इसके बाद अपने देश रवाना होने से पहले उन्हें भूख लगाई। एक कैफे पहुंचकर पत्नी के साथ सैंडविच का भोग लगाया और फिर अपने मेजबानों को टाटा बाय बाय करके वो खुशी खुशी लौट आए। एक 110 साल पहले अगर घटनाएं इसी क्रम में घटी होती तो आज दुनिया की सूरत कुछ और होती। लेकिन प्रिंस की गाड़ी ने साराहेवो के रास्ते में एक रॉन्ग टर्न लिया था और इसके बाद 170 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। फिर दुनिया दोबारा वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। काश वो रॉन्ग टर्न ना लिया गया होता। आज तक रेडियो प्रेजेंट्स एक बखत की बात। एक बखत की बात है, टू बी स्पेसिफिक 1913 से पहले के यूरोप की। बड़ी ताकतों के पास नए नए हथियार तहखाने में रखे हुए थे। सबको इन्हें आजमाने की हुड़क थी। कहिए कि बस मौके की तलाश में थे। तभी एक ऐसा मौका आया भी। यूरोप की धरती पर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। जिस वक्त का मैं किस्सा सुना रहा हूं तब ये ऑस्ट्रिया हंगरी के अधीन आ चुका था। ऑस्ट्रिया हंगरी और बोस्निया तीनों आपस में पड़ोसी थे। बोस्निया के ही करीब था सर्बिया भी, और इसीलिए सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी की तरह मानता था कि बोस्निया पर उसका भी हक है। इस वजह से हमेशा तनातनी का माहौल बना रहता था। सर्बिया दूर से ही बोस्निया की जमीन पर अलगाववादी आंदोलनों को हवा देता रहता था। इस बात से ऑस्ट्रिया हंगरी की राजशाही जाहिर है काफी परेशान रहते थे। ऐसे ही टेंशन भरे दिनों में एक रोज ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस फर्डिनेंड अपने बड़े भाई और राजा फ्रांस जोसेफ वन के पास गए और बोले, हम ऐसे यहां बैठे बैठे बोस्निया को सर्बिया के हाथों में जाता नहीं देख सकते। हमें कुछ करना ही चाहिए। राजा ने बिस्तर पर लेटे लेटे लंबी सांस ली और कराहते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरी हालत भी तो देखो। 85 साल का हो चुका हूं और अब जंग मेरे बस की बात नहीं। छोटे भाई ने कहा, आप अपनी तबीयत संभालिए, बाकी मैं देख लूंगा। और अभी जंग की नौबत आई भी नहीं है, सिर्फ अपनी ताकत की नुमाइश से काम हो जाएगा। इसके बाद 1914 के जून महीने में बोस्निया में एक मिलिट्री एक्सरसाइज रखी गई। कार्यक्रम 28 तारीख को होना था। इस तारीख का अपना अलग महत्व है। करीब 550 साल पहले इसी तारीख को ऑटोमन साम्राज्य ने कोसोवो में सर्बिया को हराया था। बोस्निया पर अपना हक मानने वाले सर्बियाई देशभक्त लोग इस एक्सरसाइज को अपना अपमान मान रहे थे। वो मान रहे थे कि ये सब उन्हें चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ब्लैक हैंड नाम का एक आतंकी संगठन इस बात से कुछ ज्यादा ही तपा हुआ था। उसने आर्कड्यूक फर्डिनेंड को सबक सिखाने की पूरी प्लानिंग कर ली। बस फर्डिनेंड के बोस्निया की धरती पर कदम रखने का इंतजार था। शाही कार्यक्रम के लिए बोस्निया की राजधानी साराहेवो को सजाया गया था। फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफिया के साथ पहुंचे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। ओपन कार में पति पत्नी साथ बैठे, साथ में शाही कारवां भी चला। एक गाड़ी में साराहेवो के गवर्नर भी पीछे पीछे लगे हुए थे। सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान ही चल रहा था। तभी कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने राजकुमार के स्क्वाड को घेर लिया। उनके हाथ में बंदूक और बम थे। जब तक सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते, फर्डिनेंड की कार पर बम फेंका गया। ड्राइवर ने चतुराई दिखाई, एक्सेलरेटर पर जोर बढ़ाया। हमलावरों का निशाना चूक गया था, लेकिन धमाके की चपेट में पीछे चल रही गवर्नर की कार आ गई। ड्राइवर और गवर्नर को गंभीर चोटें आईं। साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी हरकत में आ चुके थे। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कुछ भागने में सफल भी हो गए। इतने के बाद होना तो यह था कि राजकुमार दौरा रद्द करके अपने देश लौट जाते।
लेकिन उनका काफिला सिटी हॉल की तरफ बढ़ चला, जहां जाना पहले से तय था। राजकुमार ने तय किया वो अपनी स्पीच नहीं टालेंगे, लेकिन इस हमले से वो थोड़े नाराज थे। सिटी हॉल में अपनी स्पीच की शुरुआत में उन्होंने कहा, आपके शहर में मेहमानों का स्वागत ऐसे होता है। मेरी पत्नी भी साथ में है और कुछ लोगों ने हमारी कार पर हमला कर दिया। यह आप लोगों के लिए शर्म की बात है। 50 साल के गोरे चिट्टे फर्डिनेंड गुस्से से लाल थे। कार्यक्रम खत्म करने के बाद राजकुमार ने सोचा कि अब उन लोगों से भी मिल लिया जाए जो थोड़ी देर पहले हादसे में घायल हुए। लेकिन इस बार सुरक्षा कारणों से यह तय किया गया कि राजकुमार का काफिला किसी और रास्ते से जाएगा। लेकिन इस प्लान की बेसिक में एक दिक्कत थी। प्लान की पूरी बातचीत जर्मन भाषा में हुई और फर्डिनेंड की कार का ड्राइवर जर्मन समझता नहीं था। और तो और किसी ने उसे समझाने की जहमत भी नहीं उठाई। उसे लगा कि पहले से तय किए गए रास्ते पर ही जाना है। तो कार चल पड़ी। जब ये समझ आया कि वो गलत रास्ते पर है, तो ड्राइवर ने फैसला किया कि गाड़ी को वापस ले लिया जाए। उसने एक टर्न लिया और कार को कैफे के पास रोक दिया। जब तक प्लान बनाते कि यहां से वापस कैसे जाना है, राजकुमार ने इच्छा जताई कि कुछ खा लिया जाए। सुबह से भूखे हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है। कार कैफे के पास ही रुकी थी, तो सोचा गया कि इस कैफे से ही कुछ लिया जाए। लेकिन कैफे पर जो कुछ हुआ उसे फर्डिनेंड की खराब किस्मत ही कहा जा सकता है। वहां वो लोग भी मौजूद थे जो फर्डिनेंड को मारने की नियत से थोड़ी देर पहले बम फेंक चुके थे। अभी अपना प्लान फेल होने का वो गम गलत कर ही रहे थे कि उन्हें अपना शिकार दिखा, गाड़ी में बैठा बिना सुरक्षा के। इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। कार के पास पहुंचे और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चला दी। फर्डिनेंड और सोफिया की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस गलत टर्न से 170 लाख लोगों की मौत हुई, क्योंकि यहां से असल कहानी शुरू होती है। और अब मुझे आपका फोकस पहले से ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहां से चीजें इतनी जल्दी जल्दी हुई कि दुनिया के सभी देश हक्के बक्के रह गए। प्रिंस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या पर ऑस्ट्रिया हंगरी की राजशाही का तो खून खौल रहा था। सबको मालूम था इसके पीछे सर्बिया का हाथ है, लेकिन सीधे सीधे आरोप नहीं लगाए जा सकते थे। इसलिए राजशाही ने सर्बिया पर कई शर्तें लागू की। इन्हें मानना नामुमकिन जैसा था। ऑस्ट्रिया हंगरी उन पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहे थे। 28 जून 1914 को फर्डिनेंड की हत्या होती है और ठीक महीने भर बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर धावा बोल दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी बेशक ताकत और आकार में बड़ा था, बावजूद इसके सर्बिया उससे दबने वाला नहीं था। उसकी दोस्ती रशिया से थी। तब का रशिया आज के रशिया से भी बड़ा था। उसे अपनी दोस्ती भी निभानी थी। मगर ऐसा मत समझिए कि अब रूस और सर्बिया के मिल जाने से लड़ाई एक तरफा हो गई। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी की राजशाही का साथ दिया। फिर जर्मनी की अपनी भी महत्वाकांक्षाएं थीं। उसे अपना दायरा बड़ा करना था। उसने इसी बहाने अपने पड़ोसी देश लग्जमबर्ग और बेल्जियम पर हमला कर दिया। इन दोनों देशों की सीमाएं फ्रांस से लगती थी। उसे डर था कि जर्मनी अब उस पर भी हमला न कर दे। डर जायज था, आगे चलकर ऐसा हुआ भी। फ्रांस ने ग्रेट ब्रिटेन से मदद मांगी। वो भी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। ब्रिटेन के लड़ाई में कूदने का मतलब था कि वो देश भी इस लड़ाई में कूद जाएंगे जो उसके उपनिवेश थे, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। लेकिन उपनिवेश तो जर्मनी के भी थे। तो ये लड़ाई यूरोप से निकलकर अफ्रीका और एशिया तक पहुंच गई और इसमें अलग अलग देश, तब के साम्राज्य सभी अपना फायदा देखते हुए जुड़ते चले गए। किसी को किसी दूसरे की जमीन हड़पनी थी, किसी को आत्मरक्षा करनी थी, किसी को संधियां निभानी थी और इन सबसे दूर अमेरिका को अपना माल बेचना था, मुनाफा बनाना था। टिपिकल अमेरिका। बाद में उसे भी जंग में कूदना पड़ा, लेकिन काफी बाद में। और तो और इस जंग में कई ऐसे देश भी थे जिन्होंने बीच में ही अपने पाले बदल लिए, जैसे इटली। शुरू में जर्मनी वाले ग्रुप में था, लेकिन फायदा देखकर पार्टी बदल दी। सालों साल ये जंग कभी इस मोर्चे पर कभी उस मोर्चे पर होती रही, तकरीबन 4 साल तक।
आंकड़े बताते हैं कि इन 4 सालों में लड़ाई की वजह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 170 लाख लोग मारे गए। और ये हुआ क्यों? क्योंकि उस दिन प्रिंस फर्डिनेंड के ड्राइवर ने गलत टर्न ले लिया था। सोचिए, अगर उस ड्राइवर को जर्मन भाषा आती और उसे भी पता होता कि किस रूट पर जाना है, तो शायद इतने लोग ना मारे जाते। खैर, जो होना था वो हुआ और 4 साल बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने अपनी हार मान ली। 4 साम्राज्यों का खात्मा, कई नए देशों की स्थापना, पुराने देशों की सीमाओं में परिवर्तन के साथ पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। हारे हुए देशों के ऊपर जीते हुए गुट ने सख्त जुर्माने लगाए। एक संधि हुई जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सॉय कहते हैं और इसी में बीच छिपे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। लेकिन इसकी कहानी फिर कभी।